नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुनीता गौतम आपका स्वागत करती हूँ ज्ञान सागर चैनल पर। आज हम स्पर्श कक्षा 10 के पाठ 4 पर्वत प्रदेश में पावस सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सर्वप्रथम हम सुमित्रा नंदन पंत की कवि परिचय पढ़ेंगे। 20 मई 1900 में को उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा में जन्मे सुमित्रा नंदन पंत ने बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। 7 साल की उम्र में स्कूल में काव्य पाठ के लिए उन्हें पुरस्कृत किया। 1915 में स्थायी रूप से साहित्य सृजन शुरू किया और छायावाद के मुख्य स्तंभ के रूप में जाने गए। पंत जी की आरंभिक कविताओं में प्रकृति प्रेम, रहस्यवाद झलकता है। इसके बाद वे मार्क्स और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए। इनकी बाद की कविताओं ने अरविंद दर्शन का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। जीविका के क्षेत्र में पंत जी उदय शंकर संस्कृति केंद्र से जुड़े हुए आकाशवाणी के परामर्शदाता रहे। लोकायतन सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की। 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मान से अलंकृत किया। हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हुए। पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1969 में चिदंबरा संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनका निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण और लोकायतन है। आइए हम अब पाठ प्रवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि पाठ में क्या क्या बताया गया है। पाठ की भूमिका इस प्रकार है। भला कौन होगा जिसको मन पहाड़ों पर जाना को न मचलता होगा। हर किसी का मन पहाड़ों पर जाने को करता है। जिन्हें सुदूर हिमालय तक जाने का अवसर नहीं मिलता हो, वे भी अपने आसपास के पर्वत प्रदेश में जाने का अवसर शायद ही हाथ से जाने देते हों। ऐसे में कोई कवि और उसकी कविता अगर कक्षा में बैठे बैठे ही वह अनुभूति दे जाए, वो अनुभूत करे, फील करे, महसूस करे, तो जैसे वो अभी अभी पर्वतीय अंचल में विचरण करके लौटा हो। तो प्रस्तुत कविता ऐसे ही रोमांच और प्रकृति के सौंदर्य को अपनी आँखों से निखरने की अनुभूति देती है। यही नहीं, सुमित्रा नंदन पंत की अधिकांश कविताएं पढ़ते हुए यही अनुभूति होती है कि मानो हमारे आसपास की सभी दीवारें कहीं विलीन हो गई हों और हम किसी ऐसे रम्य, ऐसे रमणीय, ऐसे सुंदर स्थल पर आ पहुँचे हैं जहाँ पहाड़ों की अपार श्रृंखला है, आसपास झरने बह रहे हैं और सब कुछ भूलकर हम उसी में लीन रहना चाहते हैं। महाप्राण निराला ने भी कहा था, पंत जी में सबसे ज़बरदस्त कौशल जो है वह है शैली की तरह अपनी विषय को अनेक उपमाओं से संवार कर मधुर से मधुर और कोमल से कोमल कर देना। ये पाठ में बताया गया है। आइए हम पाठ का विस्तार से अध्ययन करते हैं। यह पर्वत प्रदेश में पावस। काव्यांश की पहली पंक्ति है, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्रदृक सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। पावस का मतलब होता है वर्षा ऋतु। पर्वत प्रदेश यानी पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र। पल पल यानी हर पल हर क्षण। प्रकृति वेश, प्रकृति का रूप। मेखलाकार यानी करधनी के आकार की जो पहाड़ की ढाल होती है गोलाकार, उसको मेखलाकार कहा जाता है। अपार विशाल, असीम। सहस्त्र यानी हजार। दृक् सुमन यानी पुष्प रूपी आँखें।
फाड़ यानी खोलकर, अवलोक देखना, नीच मीन्स अपना, महाकार यानी विशाल आकार, ताल तालाब, दर्पण यानी आईना शीशा। कवि का भावार्थ इस प्रकार है। सुमित्रा नंदन पंत ने एक पर्वतीय क्षेत्र का वर्णन किया है। तो सुमित्रा नंदन पंत कवि एक पर्वतीय क्षेत्र का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि वर्षा ऋतु का समय था, पर पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश की। वर्षा ऋतु का समय था, पर्वतीय क्षेत्र में प्रकृति हर पल अपने रूप को परिवर्तित कर रही है। ठीक सामने करधनी अर्थात गोलाकार के समान विशाल पर्वत दूर दूर तक फैले हुए हैं। मेखलाकार मतलब गोल आकार वाली, करधनी के समान आकार वाली, वहाँ पर विशाल पर्वत दूर दूर तक फैले हुए हैं। और उस पर्वत पर अपने सहस्त्रदृक सुमन बाण, सहस्त्र यानी हजारों, उस पर्वत पर खिले हुए हजारों फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे वो मानो पर्वत की आंखें हों। उन पुष्पों को क्या बताया है? पर्वत की आंखें बताई है। और पर्वत पर उन असंख्य आंखों से नीचे तालाब के फैले हुए जल में अपने विशालकाय शरीर का प्रतिबिंब देख रहे हैं। वास्तव में उस पर्वत के पास एक विशाल तालाब भी था, जिसका जल इतना स्वच्छ और पारदर्शी था कि उसमें पर्वत का अपना प्रतिबिंब आईने के समान दिख रहा था। इस प्रकार कवि ने पर्वत का मानवीकरण करके रचना की है। पर्वत प्रदेश तथा पर्वतीय प्रकृति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर प की आवृत्ति हुई है। पल पल और बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि दोनों शब्द पल पल और बार बार दोनों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हुआ है, बार बार इनकी पुनरावृत्ति हुई है। दृक् सुमन में रूपक अलंकार का प्रयोग है और दर्पण सा फैला में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर्वतों का मानवीकरण किया गया है। इसमें चित्रात्मक शैली के माध्यम से प्राकृतिक सौंदर्य का एक जीवंत चित्रण किया गया है। अब अगली पंक्ति है हमारी काव्यांश 2 की। गिरी का पर्वत गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ कर, उच्च आकांक्षाओं से तरवर, हे झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। गिरी पहाड़, गौरव महिमा, मद मस्ती, नस नस रग रग, उत्तेजित यानी जोश से भरे हुए, लड़ी यानी श्रृंखला माला, झड़ते यानी गिरते, झाग फेन, निर्झर यानी झरना, उर हृदय, उच्च आकांक्षा यानी उठने की कामना, तरवर यानी बड़े बड़े पेड़, नीरव नभ शांत आकाश। नीरव का मतलब होता है शांत, नभ यानी आकाश, अनिमेष, अनिमेष यानी एकटक देखना, बिना पलक झपकाए देखना को अनिमेष कहा जाता है। चिंता पर यानी चिंता में मग्न या चिंतित। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पर्वतों से बहने वाले झरनों की झरझर की आवाज़ को सुनकर ऐसा प्रतिभासित हो रहा है, सुनकर ऐसा लगता है मानो वे पर्वतों का गुणगान कर रहे हों। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मानो वो पर्वतों का गुणगान कर रहे हों। जो झरझर की आवाज़ आ रही है तो ऐसा प्रतिभासित हो रहा है मानो वो पर्वत का गुणगान कर रहे हों, और उनकी आवाज़ को सुनकर नस नस में उत्तेजित कर, और उनकी आवाज़ को सुनकर नस नस में मानो जोश भर जाता है तथा मन में उत्साह और उमंग से भर जाता है। मोतियों की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। पर्वतों पर बहने वाले झाग से भरे झरने झरते समय मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर लग रहे हैं, मानो ये मोतियों की लड़ियाँ हों। जो झाग हैं, जो फैन है, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो ये मोतियों की माला हो। पहाड़ों पर उगे हुए गिरिवर के उर यानी हृदय, तो गिरिवर यानी पहाड़, तो पहाड़ों पर उगे हुए विशाल और ऊंचे ऊंचे पेड़ों के मन में ऊंची आकांक्षाएं छिपी हुई है,
वे शांत आकाश को झांक रहे नीरव नीच पर, झांक यानी देखना, झांक रहे शांत आकाश को बिना पलक झपकाए हुए, अटल और कुछ चिंता में डूबे हुए मानो वो झांक रहे हैं। और इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, ऐसा लग रहा है मानो ये आकाश के रहस्य को जानना चाहते हैं। तो भाषा प्रभावात्मक और होने के साथ साथ भावों की अभिव्यक्ति में सक्षम है। झरझर, नस नस, उठ उठ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। झरते झाग, निरनभ, अनिमेष अटल में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हुई है। मोतियों की लड़ियों से सुंदर तथा उच्च आकांक्षाओं से तरवर में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब हमारा अगला काव्यांश है 3rd नंबर का। अगली पंक्ति है, उड़ गया आकाश, उड़ गया अचानक लोभ उधर, फड़का अपार पारत के पर, रव शेष रह गए निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में सबय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर कर, था खेलता इंद्रजाल। भूदल का मतलब होता है पहाड़, अपार जिसका पार न हो, असीमित पारत के पर, पारत के पर यानी पारे के समान, धवल यानी सफ़ेद चमकीले पंखों वाला बादल। रवशेष का मतलब होता है केवल आवाज़ का रह जाना, चारों ओर शांत निस्तब्ध वातावरण में केवल पानी के गिरने की जो आवाज़ आती है वो कहलाती है रवशेष। भू धरती, धस गए यानी नीचे दब गए, सबय यानी भय के साथ, शाल यानी एक वृक्ष का नाम है शाल जो पहाड़ों पर ही पाया जाता है, ताल तालाब, जलदयान यानी बादल रूपी विमान, विचर विचर कर यानी घूम घूम कर, इंद्रजाल यानी जादूगरी भरे कारनामे। तो कवि वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे उड़ गया अचानक लोभ उधर, ऐसा लग रहा है मानो अचानक एक पूरा पर्वत पारे के समान अत्यधिक सफ़ेद और चमकीले पंखों को फड़फड़ाता हुआ आकाश में उड़ गया है, और झरनों की तो केवल आवाज़ ही शेष रह गई है। रव शेष रह गए निर्झर, निर्झर का मतलब झरने, अर्थात झरनों की तो सिर्फ आवाज़ ही शेष रह गई है। इसके पश्चात इन बादलों में इतनी तेज वर्षा हुई है, टूट पड़ा भू पर अंबर, इन बादलों से इतनी तेज वर्षा हुई कि जैसे आकाश धरती पर टूट पड़ा हो, और उसने वर्षा रूपी बाणों पर धरती पर आक्रमण कर लिया हो, इतनी तेज वर्षा हुई। धस गए धरा में शबय शाल, और शाल के जो विशाल वृक्ष ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो वो भयभीत होकर के, सबय शाल यानी भय सहित शाल के वृक्ष धरती में धस गए हों, और तालाब के जल से इतना इस तरह धुआं उठने लगा, उठ रहा धुआं जल गया ताल, तालाब के जल से इस तरह धुआं उठने लगा मानो उसमें आग लग गई हो। यूं जलदयान में विचर विचर कर था खेलता इंद्रजाल। इस प्रकार वर्षा के देवता इंद्र बादल रूपी विमान में घूम घूम कर जादुई करतब दिखा रहे हैं। इसके कारण पर्वतों पर विचित्र अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहे हैं। प्राकृतिक सौंदर्य का यहाँ पर सजीव चित्रण करने के लिए चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है। जीवंत चित्रण के लिए दृश्य बिंब का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। अपार पारत के पर में रूपक अलंकार तथा विचर में पुनरुक्ति प्रकाश का अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। इस प्रकार हमने पर्वत प्रदेश में पावस कविता का अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम नया चैप्टर लेकर के आपके सामने आएंगे, इसकी व्याख्या पर चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कोई भी पाठ मिस न करें। धन्यवाद।